अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एनर्जी बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिस तरह कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम अगर प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं तो हम प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ओबियसली टेम्परेचर को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि इस टेम्परेचर में रहते हुए जो अंदर पार्टिकल हैं, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल हैं या नेगेटिव पार्टिकल, वो कैसे बिहेव कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो है वो हम एवरेज एनर्जी निकालते हैं। ऑब्वियसली अगर एक सिस्टम है अगर एक सिस्टम है तो सिस्टम में जो है वो हमारे पास बहुत सारे आयंस हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तभी हम कहते हैं ना कि एक प्लाज्मा बनता है। तो हम कहते हैं अगर ये इनका एक प्लाज्मा हमारे पास क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी टेम्परेचर पे भी होंगे। ये जो आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनका कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, क्योंकि हम ये बात भी कहते हैं कि प्लाज्मा जब भी जनरेट होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। और जैसे कि हमारा सन है, उसमें फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास वहाँ पे जो गैस है वो आयनाइज्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल में चेंज हुई हुई है और इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो हम टेम्परेचर को कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। हम कहते हैं जी कि उसका टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर उसका हाई है तो उसके अंदर जो मौजूद आयंस हैं उनकी कोई ना कोई एनर्जी है। उस टेम्परेचर पे उनकी क्या एनर्जी है, तो हम कहते हैं कि एवरेज एनर्जी बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसी भी फंक्शन की कि उस टाइम वो किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे मौजूद है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। जब हमारे पास शील्डिंग होती है, मतलब हमारे पास एक प्लाज्मा है जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो मौजूद हैं। जैसे ही आप पीछे से उसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, आप कोई अंदर बॉल्स इंसर्ट करते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव बॉल है तो इसके इर्द गिर्द सारे नेगेटिव जमा हो जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव बॉल है तो इसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव जमा हो जाएंगे, और वो इसको अंदर आने वाली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शील्ड आउट कर देंगे। तो हम कहेंगे इन साइड द प्लाज्मा देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि वो उन बॉल्स को शील्ड आउट करते हैं, उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, फिर हम यहाँ पे ये कहते थे कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं यहाँ पे। एक होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और दूसरी मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास जो है वो दो तरह की फोर्सेस हो रही होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जब यहाँ पर प्रेशर फोर्स होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें ये बता रहा होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किस टेम्परेचर पे मौजूद हैं और किस प्रेशर पे मौजूद हैं। तो अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज़ पार्टिकल ऑफ ऑल वेलोसिटी। हम कहते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास जब एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाता है, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मींस कॉजी न्यूट्रलिटी होती है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो वहाँ पर हम कहते हैं ओवरऑल जो प्लाज्मा है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, क्योंकि जितने पॉजिटिव पार्टिकल है उतने नेगेटिव पार्टिकल है। तो हम कहते हैं कि जब गैस एक थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके पास जो पार्टिकल होते हैं, हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी मौजूद होती है। तो हम कहते हैं कि द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबल यूज़ करेंगे वो हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है कि इस टाइम क्या प्रोबेबिलिटी है कि पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है वो किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे मौजूद है, और उस टाइम उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो हम यहाँ पे कहते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाफ के टी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जब हम इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखते हैं तो वो होता है हाफ के टी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हर, इसका मतलब ये है कि अगर हर पार्टिकल की हम ले लें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक के अंदर कोई 5 या 4 या 6, जितने भी हम कहते हैं कि पार्टिकल मौजूद हैं, हम कहते हैं कि अगर हम इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें तो वो हाफ के टी होगी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कितने इंडिपेंडेंट वे से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मतलब कि अगर एक पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एक
क्योंकि हमने ये बात पहले ही कह दी है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा, क्यों, जो कि बताएगा कि इस टाइम ये जो सिस्टम है ये किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे मौजूद है। अब जब एक पार्टिकल के पास टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास हाफ के टी होगी उस टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए टेम्परेचर की वजह से हमने हाफ के टी लिखा है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स वो हर इंडिपेंडेंट वे से मूव कर रहा होगा वो पार्टिकल। तो हम कहते हैं एफ ऑफ यू अंडर रूट एम ओवर 2 पाई के टी इसका क्यूब 4 पाई u² ई की पावर -1/2 m u² ओवर के टी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो u हमारे पास वेलोसिटी है, जबकि हमारे पास एफ ऑफ यू जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि इस टाइम पे हमारे पास जो पूरा का पूरा प्लाज्मा है वो इस टाइम पे कौन से स्टेट में मौजूद है, उसका प्रेशर कितना, उसका टेम्परेचर कितना है। इसीलिए तो हम यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी और मास को यूज़ कर रहे हैं पार्टिकल के। ठीक है जी। अब हम कहते हैं फॉर मेकिंग आवर फंक्शन स्मॉल वी एज्यूम डैट, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हम थोड़ा स्मॉल करें, तो हम एज्यूम करते हैं कि हम m ओवर 2 पाई के टी का क्यूब और अंडर रूट और 4 पाई u², मतलब इस चीज़ को, इस पूरी क्वांटिटी को हम a के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ यू ए ई की रेज टू पावर -1/2 m u² ओवर के टी। ठीक है, जिसमें n जो है आपको पता है कि वो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एक के उसके अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी डेट इज़ हाफ के टी। अब हमने एक्चुअली तो फाइंड आउट यही करनी है कि हाफ के टी जो है वो किस तरह से है, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है तमाम पार्टिकल्स की, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ के टी किस तरह से है, कैसे ये हाफ के टी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हाफ के टी तमाम पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे है, हम ये फाइंड आउट करना है। तो हम कहते हैं एवरेज जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी सम ऑफ वैल्यू ओवर नंबर ऑफ वैल्यू। सम ऑफ वैल्यू का मतलब ये है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी गिव्स अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ सर्टेन वेलोसिटी एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कैसी होगी। मतलब कि हमने कहा ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक प्लाज्मा है और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। हम कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इनकी वेलोसिटी होगी u और वे एक सर्टेन टेम्परेचर पे होंगे t। तो हम कहते हैं ये जो वेलोसिटी है उसको हाफ mv² होता है, तो मैं mu² लिख रही हूँ क्योंकि हम u यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उनकी सर्टेन वेलोसिटी होगी u, तो हम कहते हैं हाफ mu² और साथ हम f ऑफ u लिख रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी। सम ऑफ वैल्यू मतलब कि तमाम एवरेज तमाम पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओवर नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू से मुराद भी यही है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस टाइम किस मतलब सर्टेन वॉल्यूम में क्या प्रोबेबिलिटी है उनकी कि वो मौजूद हैं। तो ये एफ ऑफ यू डी यू आ जाता है। हम कहते हैं ई एवरेज आ जाता है हमारे पास, और ये माइनस इंटीग्रल टू प्लस इंटीग्रल, हमने क्योंकि इनको सम अप किया है तो हमारे पास ये इंटीग्रल के साइन आ गए। हम कहते हैं हाफ mu², और ये एफ ऑफ यू जो कि हमने पीछे निकाला था, अगर आपको याद हो तो एफ ऑफ यू हमने ये निकाला था, तो ये हमने लिख दिया ए ई -1/2 mu² ओवर के टी डी ऑफ यू। उसके बाद हमारे पास नीचे जो है एफ ऑफ यू डी यू, आप यहाँ पे एफ ऑफ यू की वैल्यू पुट कर देते हैं ए ई -1/2 mu² ओवर के टी डी ऑफ यू। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो ए से कट गया। ठीक है, जब हमारे पास ए से कट जाएगा तो हमारे पास आता है माइनस इंटीग्रल टू प्लस इंटीग्रल 1/2 mu² ई -1/2 mu² के टी और डी ऑफ यू, और नीचे हमारे पास ये आ जाता है जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो mu² ओवर 2 के टी, मतलब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है mu² ओवर 2 के टी वो y की इक्वल है, y² की इक्वल है। ठीक है, तो जब हम इसको स्क्वायर इसका ख़त्म करेंगे तो ऑब्वियसली इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो हम कहते हैं हम इधर स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और ये क्योंकि यू स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब हम कहते हैं y और u हैविंग डायरेक्ट रिलेशन, अगर आप देखें y और u का रिलेशन डायरेक्ट है,
तो हम कहते हैं कि u अगर हमने निकालना है, इधर से u निकालना है, तो ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी 2kT, ये मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2kT ओवर m, और ये आ जाएगा y। अब यहाँ से हम d ऑफ u की वैल्यू निकालते हैं, मतलब हमने जो यहाँ पे पुट करनी है, d ऑफ u की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2kT ओवर m और d ऑफ y। तो हम कहते हैं इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, जो कि हम d ऑफ u की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम d ऑफ u की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पर हम u की वैल्यू को भी पुट करेंगे, अगर देखें तो ये u है, फिर ये भी हमारे पास u है, ये भी u है, हम यहाँ पे d ऑफ u और u की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये हमने u की वैल्यू को पुट कर दिया, d ऑफ u की वैल्यू को पुट कर दिया, साथ फिर u की वैल्यू को पुट कर दिया, d ऑफ u की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ से ये इसके साथ कट, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये 2kT इसके साथ कट जाएगा, कट कटा के हमारे पास आ जाएगा kT, जो कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रल टू इंटीग्रल, ठीक है, और हमारे पास y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला kT हमारे पास कॉमन आ गया ना बाहर, ठीक है, y का स्क्वायर आ जाएगा और e के ऊपर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा e की रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। अब दिस इंटीग्रल इज़ एक्चुअली द गॉसियन इंटीग्रल। अब अगर आपको याद हो तो आपने एफएससी में जब प्रिंसिपल पढ़े थे तो हमने इसका भी पढ़ा था, जो कि एक फार्मूला था, हमने पढ़ा था इंटीग्रल अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंटीग्रल हो, ठीक है, इन्फिनिटी हो, तो x ऑफ 2n, मतलब ये इसी चीज़ को 2n और e माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्र डी एक्स हो, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2 की रेज़ टू पावर 2n और अंडर रूट पाई अल्फ़ा 2n प्लस 1। नाउ वो इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इंटीग्रल टू प्लस इंटीग्रल ऑफ एनी वेरिएबल x टू n। और अगर इस तरह से, ये बिल्कुल इस तरह की सेम, अगर आप ऊपर वाला देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y जो है, n जो है वो है 1, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आएगा, n जो है वो 1 है, और अल्फ़ा जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो 1 है, और x जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह से आएगा कि आपके पास ये वाली टर्म है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो आपके पास n भी 1 है, ठीक है, जो n आना है वो भी 1 है और अल्फ़ा भी 1 है। तो हम यहाँ पे जब उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी, और आपके पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट पाई। अगर यहाँ आप डिनोमिनेटर में देखेंगी, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि हमारे पास, अगर आप देखें डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये है, इसका मतलब x जो है, x वो 1 है, ठीक है, n जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो पावर में, n 0 है, और आपके पास जो e है, अल्फ़ा जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, n की जगह हमने 0 0 पुट कर दिया और यहाँ पे आ गया पाई, और ये सिर्फ पाई आ जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू, इन वैल्यूज़ को अब हम उनकी जगह पुट कर देंगे। जब इन वैल्यूज़ को आप उनकी जगह पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा kT हाफ अंडर रूट का पाई ओवर अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई से कट जाएगा, और एवरेज जो एनर्जी आ जाएगी वो हाफ kT आ जाएगी, मतलब कि जो एवरेज एनर्जी होती है पूरे के पूरे प्लाज्मा की वो हाफ kT होती है, जिस वेलोसिटी पे पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास प्लाज्मा जो है वो 3D हो तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, ठीक है। थैंक यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे से लिंक करता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1D के लिए, अगर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम कहते हैं कि kT इज़ इक्वल टू, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम इससे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जॉउल में चेंज करें तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ जॉउल होता है। और अगर हम यहाँ से सिर्फ टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो T इज़ इक्वल टू, फॉर वन डायमेंशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये 3D के लिए है, ये 2D के लिए। अब 1 डायमेंशन की बात करूँ तो हमारे पास kT आ जाता है सिर्फ। तो हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर ये हमारे पास की एनर्जी है, तो अगर हमने यहाँ से टेम्परेचर निकालना है तो टेम्परेचर जो अगर हम निकालेंगे तो K जो है वो नीचे आ जाएगा, जो वाइड में K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जो कि 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 है। तो हमारे पास आ जाता है 11600
केल्विन का जो टेम्परेचर है वो। और जब टेम्परेचर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर है प्लाज्मा तो हमारे पास जो है वो इतना टेम्परेचर होगा। ठीक है। तो इसी तरह हम 2D का फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह हम 3D का भी फाइंड आउट कर सकते हैं।